Hello aspirant, welcome back to Legal Biz Academy official YouTube channel. This is me प्रज्ञा. आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं जो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखेंगे जो आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा. तो उसमें पहला टॉपिक है एडमिशन, कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन. इसके साथ हम लोग एआईबी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि हाँ कैसा है क्वेश्चंस आता है. और ऑल इन ये एग्ज़ाम जो है आपका ये ओपन बुक एग्ज़ाम है. ओपन बुक नहीं इसको बोल सकते, ये ओपन बेयर एक्ट. इसमें बुक तो आपको ले नहीं जाना है, सिर्फ बेयर एक्ट ले जाना है. और बेयर एक्ट में आप लोग अपना बेयर एक्ट चेक कर लीजिएगा कि आपके पास कौन सा बेयर एक्ट है. अगर वो बेयर एक्ट विथ शॉर्ट नोट्स अगर है तो वो नहीं ले एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा. तो आप लोग बिना नोट्स वाला बिना कमेंट वाला जो बेयर एक्ट होगा उसको ले जाइएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को. सेक्शन 15 जो एडमिशन को डिफाइन करता है. सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 ये सारे सेक्शन एडमिशन से रिलेटेड सेक्शन है. जिसमें सेक्शन 15 जो एडमिशन को डिफाइन करता है. एडमिशन है क्या? एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो ओरल रिटन में दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी दिया जा सकता है. ओरल रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विच सजेस्ट एन इंटरफेरेंस ऑफ फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट. ये हुआ एडमिशन जो सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है. अब आता है सेक्शन 16. सेक्शन 16 बात करती है पर्सन का कि कौन कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट हैं टू गिव एडमिशन. तो सेक्शन 16 में 5 पर्सन के बारे में बताया गया है जो पर्सन कॉम्पिटेंट हैं. जिसका फर्स्ट पर्सन है पार्टी टू द प्रोसीडिंग. मतलब जो भी कोई भी केस होगा तो उसमें दो पार्टी होते हैं, तो वो दोनों पार्टी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट एडमिशन के रूप में माना जाएगा और वो जो पर्सन है कॉम्पिटेंट होंगे टू गिव एडमिशन. और सेकंड हैगा बाय द एजेंट. मतलब उस पार्टी केस जिसके बीच में दो पर्सन के बीच का केस होगा, पार्टी टू द सूट, उसके जो एजेंट होंगे वो भी कॉम्पिटेंट हैं टू गिव एडमिशन. थर्ड है पार्टी टू द सूट सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर. जो भी पार्टी टू द सूट के रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है वो भी पर्सन कॉम्पिटेंट है टू गिव एडमिशन. एंड फोर्थ वन इज जिसका उस पर्सन से कोई पिक्यूनियरी इंटरेस्ट होगा, उस सब्जेक्ट मैटर से कोई पिक्यूनियरी इंटरेस्ट होगा. और लास्ट है कि कोई भी पार्टी का पार्टी टू द सूट हैव डिराइव देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर. उसके सब्जेक्ट मैटर में जिस पार्टी का इंटरेस्ट डिराइव होगा वो भी पर्सन कॉम्पिटेंट है एडमिशन देने के लिए. तो सेक्शन 16 में 5 पर्सन को देखे जो कॉम्पिटेंट है. अब सेक्शन 17 है, ये भी यही बताता है कि इसमें भी बताया गया है कि कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट है. तो इसमें होगा कोई भी एडमिशन दिया जाएगा कोई भी पर्सन के द्वारा हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट. तो ये भी कॉम्पिटेंट होंगे टू गिव एडमिशन. सेक्शन 18 बताता है कि एडमिशन दिया जाएगा उस पर्सन के द्वारा जो एक्सप्रेसली रेफर बाय द पार्टी टू द सूट. मतलब सूट का जो पार्टी है, जो दो पर्सन है, उन दोनों में से कोई पर्सन अगर किसी थर्ड पर्सन को रेफर करते हैं तो थर्ड पर्सन के द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट होगा वो एडमिशेबल होगा और वो जो पर्सन होंगे थर्ड पर्सन वो कॉम्पिटेंट पर्सन है टू गिव एडमिशन. इसे रूल ऑफ रेफरी भी कहा जाता है कि मतलब जो पार्टी टू द सूट किसी को रेफर किए तो उसको रेफरी बोला जाएगा. तो रूल ऑफ रेफरी. जैसे एग्जांपल के थ्रू कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो ए बी को एक हॉर्स सेल कर रहा है और वो उससे पूछा कि हाँ हॉर्स कैसा है, तो ए ने कहा बी को कि जाओ सी के पास, सी तुमको बता देगा कि जो हॉर्स है वो साउंड है या नहीं है. तो अगर सी जो स्टेटमेंट देता है तो सी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा और सी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा टू गिव एविडेंस, सॉरी टू गिव एडमिशन. और जो सी है वही रेफर्ड पर्सन है, पार्टी टू द सूट के द्वारा रेफर्ड पर्सन है. तो ये होगा 18. अब आते हैं सेक्शन 19 पे. 19 बताता है कि किस किस सर्कमस्टांसेस में एडमिशन जो होता है रिलेवेंट होगा.
तो नॉर्मली होता है कि एडमिशन प्रूव होता है उस पर्सन के द्वारा जो एडमिट किया, जो फैक्ट को, जो स्टेटमेंट को एडमिट किया, वो उसके अगेंस्ट प्रूव होता है। और इसके एक्सेप्शन है कि अगर उस पर्सन का डेथ हो गया तो फिर ये रिलेवेंट न, तो फिर ये एडमिशन जो होगा रिलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 26 में। अगर उस पर्सन का डेथ हुआ तब इसमें नहीं, 26 में रिलेवेंट होगा। और सेकंड है फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल एक्सेप्शन। और थर्ड एक्सेप्शन इज अगर वो रिलेवेंट होगा अदरवाइज देन एन एडमिशन, वो एडमिशन वाले चैप्टर में रिलेवेंट नहीं होगा, एडमिशन को छोड़ के कहीं और रिलेवेंट माना जाएगा। ये 3 एक्सेप्शन। अब आते हैं सेक्शन 20। 20 बताता है कि ओरल एडमिशन होगा एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट व्हेन रिलेवेंट। कब रिलेवेंट? ऐसे नॉर्मल जनरल रूल ओरल एविडेंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिलेवेंट। रिलेवेंट होगा कब? इसके 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट है अगर पार्टी जो होगा वो शो करेगा कि ही इज इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। अगर उस डॉक्यूमेंट का पार्टी जो होगा सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल्ड है तो तब वो रिलेवेंट होगा। सेकंड होगा कि अगर जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन। अगर जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस हुआ वो इन क्वेश्चन है तो ये रिलेवेंट होगा। 21 पे शिफ्ट करते हैं। 21 बताता है एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। वैसे एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में रिलेवेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं कहा गया है कि सिविल केसेस में एडमिशन रिलेवेंट नहीं होगा। कब? उसके 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि अगर कोई एक्सप्रेस कंडीशन दिया रहेगा कि एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, इसका कोई एक्सप्रेस कंडीशन दिया रहेगा। और दूसरा रहेगा कि पार्टी आपस में एग्री होंगे कि एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। मतलब कोई भी एक्सप्रेस कंडीशन दिया रहेगा कि इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, या पार्टी आपस में एग्री होंगे कि उसका एविडेंस नहीं दिया जाए। तो ये 2 कंडीशन में जो होगा सिविल केसेस में एडमिशन रिलेवेंट नहीं होगा। सेक्शन 25 में बताता है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉपल। मतलब वो स्टॉपल की तरफ वर्क करेगा, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है लेकिन स्टॉपल की तरफ वर्क करेगा। स्टॉपल भी है बीएनएस का एक पार्ट। वो यही हमारा एडमिशन चैप्टर कवर हुआ कि इसमें हम लोग जाने एडमिशन क्या है, कौन कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट है और किस किस सर्कमस्टांसेस में है, और सिविल केसेस में कब रिलेवेंट होगा, और ओरल एडमिशन कब, उसका डॉक्यूमेंट में कब रिलेवेंट होगा, ये हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक कन्फेशन को देखते हैं। कन्फेशन जो है ये सेक्शन 22, 23 और 24 ये 3 सेक्शन में दिया हुआ है। कन्फेशन डिफाइन नहीं किया गया है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, बट इसके केस के थ्रू इसे डिफाइन किया गया है। तो वो केस है लॉर्ड एटकिन, उन्होंने डिफाइन किया है इस केस के थ्रू पागला नारायण स्वामी वर्सेस इम्पेरर। और डिफाइन किया करते हुए कहा है कि कन्फेशन जो है एक स्टेटमेंट है that must either admit in term of the offense or admit substantially all the fact which constitute the offense। ये हुआ कन्फेशन। उसके बाद देखते हैं कन्फेशन जो होता है ये क्रिमिनल केसेस में ही ओनली होता है। जैसे एडमिशन को बताया कि वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में रिलेवेंट होता है, नॉर्मल जनरल रूल। लेकिन कन्फेशन जो है वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही रिलेवेंट होगा, और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया जाएगा वो सिर्फ एक्यूज के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 22 जो बताता है कि अगर कोई भी कन्फेशन जो होगा इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस और कुअर्सन से दिया जा रहा है तो वो इररिलेवेंट होगा क्रिमिनल केसेस में। मतलब जो पर्सन इन ऑथोरिटी एक्यूज जिस पर्सन इन ऑथोरिटी के अंडर में है और वो पर्सन इन ऑथोरिटी के द्वारा एक्यूज पे कोई थ्रेट, डर दिखाया जा रहा है, और उस कंडीशन में अगर एक्यूज कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है तो वो उसको रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। वो माना जाएगा कि वो उसने डर से दिया, तो डर में कही गई बात को वो सही नहीं माना जाएगा, रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। ये 22 का
2 बताता है, इसका प्रोवाइडेड है कि अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड किया जाता है, देता है कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्यूज, लेकिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोअर्सन और प्रॉमिस, देन रिलेवेंट होगा। जैसे पर्सन इन ऑथोरिटी, पहला जो क्लॉज था उसमें था कि अगर पर्सन इन ऑथोरिटी उसको थ्रेट दिखा के कोई स्टेटमेंट ले रहा है तो वो इरिलेवेंट माना जाएगा। तो क्लॉज 2 जो प्रोवाइडेड बताता है कि अगर वो पर्सन इन ऑथोरिटी के द्वारा किया गया जो थ्रेट है वो रिमूव हो जाता है, तो उसके बाद अगर वो पर्सन एक्यूज जो होता है स्टेटमेंट देता है तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। ये प्रोवाइडेड 1 बताता है, फर्स्ट प्रोवाइडेड। और सेकंड प्रोवाइडेड बताता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है अंडर ए प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी और डिसेप्शन प्रैक्टिस व्हेन ही वाज ड्रंक एंड आंसर टू क्वेश्चन, ये चारों कंडीशन में अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वो रिलेवेंट माना जाएगा कि वो रिलेवेंट है। ये 22 बताता है। 23 देखते हैं। 23 बहुत इजी है। कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को दिया जाएगा तो वो रिलेवेंट नहीं माना जाता है, रिलेवेंट नहीं माना जाता। यही क्लॉज 1 में कहा गया है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया तो वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा कहता है कि अगर पुलिस को स्टडी में दिया गया तो वो भी रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन रिलेवेंट माना जाएगा जब वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव, ये प्रूव होगा कि वो इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट के सामने वो दिया था तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 23 इसका प्रोवाइडेड कहता है कि नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया कि कन्फेशनल एक्यूज जो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है अगर पुलिस ऑफिसर के सामने या पुलिस कस्टडी में दे रहा तो रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन ये प्रोवाइडेड कहता है कि रिलेवेंट होगा, ये उसका एक्सेप्शन होगा सेक्शन 23 के क्लॉज 1-2 का। इसमें कहता है कि कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एक्यूज देगा वो डिस्कवर करेगा किसी फैक्ट को, तो ओनली द डिस्कवर्ड फैक्ट या डिस्कवर्ड थिंग जो होगा वो रिलेवेंट होगा, ये प्रोवाइडेड इसका कहता है। और वो जो डिस्कवर मतलब इसमें ध्यान रख रहा है कि ओनली डिस्कवर फैक्ट या थिंग्स इज रिलेवेंट। जैसे एक्यूज है और इसमें पुलिस कस्टडी में होना एक्यूज का जरूरी है। अगर एक एक्यूज है जो पुलिस के कस्टडी में है और वो उसने किसी का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद जो उसका वेपन है या चाकू है वो अपने गार्डन में छिपा के रखा है, उसके बाद पुलिस के सामने वो ये बोलता है कि उसके कस्टडी में रहने के बाद बोलता है कि मैंने जिस चाकू से मर्डर किया था वो चाकू मैंने अपने गार्डन में छिपा दिया है, तो वो जो थिंग्स डिस्कवर हो रहा है ओनली दैट थिंग्स इज रिलेवेंट एज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, ये प्रोवाइडेड बताता है सेक्शन 23। 24 बताता है कि कोई भी अगर ज्वाइंट ट्रायल हो रहा है सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंट ट्रायल हुआ तो उसमें को एक्यूज जो होंगे तो उसमें से एक भी को एक्यूज के द्वारा किया गया एक्ट या कोई बोला गया कुछ चीज वो रिलेवेंट होगा बाकी सारे को एक्यूज के लिए। को एक्यूज है मतलब एक या मतलब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन अगर एक्यूज होंगे तो उसको को एक्यूज बोलते हैं, सब एक दूसरे को एक्यूज। जैसे एग्जांपल के थ्रू, जैसे ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी, ए और बी दोनों एक साथ ट्राइड कर रहा है मर्डर का ऑफ सी के लिए, दोनों कोशिश कर रहा है उसके मर्डर के लिए। इट इज प्रूव दैट ए सेज, ए बोलता है कि बी और मैं मिलकर सी का मर्डर किया हूँ, The court may consider the effect of this confession as against B. A ने बोला कि B और मैं मिलकर C का मर्डर किया है, लेकिन कोर्ट कंसीडर करेगी वह स्टेटमेंट B के लिए भी रिलेवेंट मानेगी, अगेंस्ट B भी मानेगी कि रिलेवेंट है। यही होगा ज्वाइंट ट्रायल में किया गया। ज्वाइंट ट्रायल में कोई भी को एक्यूज अगर कोई स्टेटमेंट देती हो तो दूसरे को एक्यूज के लिए भी वो रिलेवेंट माना जाएगा। इलस्ट्रेशन देखें। उसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन भी हमारे बीएसए में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन नहीं किया गया है, बट क्या है डाइंग डिक्लेरेशन ये हम इसके सेक्शन के थ्रू देखते हैं। सॉरी सेक्शन में डिफाइन नहीं है, मैं उसको पहले क्या है वो मैं पहले बताती हूँ। डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी डिसीज्ड पर्सन अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है जो कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ बताता है तो वो जो स्टेटमेंट होता है डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है और वो रिलेवेंट माना जाता है कि मरते समय कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। ये देखो, व्हेन द डिसीज्ड पर्सन मेक अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग cause or the circumstances of his death, the statement is called dying declaration.
ये डाइंग डिक्लेरेशन है। ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है सेक्शन 26 में इसके बारे में दिया गया है। 26 में 8 क्लॉजेस दिए गए हैं, लेकिन हम आपके AIB के लिए सारे क्लॉज को नहीं देखना है, बस क्लॉज 1 को देखना है जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन की बात कही गई है। और वही इसमें कहा गया है कि कोई भी स्टेटमेंट उस पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है जिस पर्सन का डेथ हो गया है, या वो पर्सन मिल ही नहीं रहा हो, या उस पर्सन वो एविडेंस देने में इनकम्पिटेंट हो, या उसका अटेंडेंस मतलब उसको कोर्ट में लाना पॉसिबल नहीं है, वो नहीं आ सकता। तो ऐसे पर्सन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो होगा और वो शो अगर कर रहा है कॉज ऑफ डेथ एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ डेथ, देन वो डाइंग डिक्लेरेशन के कैटेगरी में उसे माना जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन जो है स्टेटमेंट दे रहा है तो वो कैसे दे सकता है? वो रिटन में दे सकता है, वर्बल भी दे सकता है, इवन जेस्चर में भी अगर कोई दिया स्टेटमेंट डेथ से पहले तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। एक ये केस के थ्रू डिसाइड किया गया है। अब्दुल्ला का केस है जिसमें जेस्चर के थ्रू दिया गया स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन में रिलेवेंट माना गया था। उसके बाद ये रिलेट करेगा कॉज ऑफ डेथ को और एनी सर्कमस्टांसेस रिजल्टिंग इन डेथ, ये मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद इसका ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन डेथ। अब क्या है एक्सपेक्टेशन, अगर वो पर्सन का डेथ कोई भी पर्सन कोई भी स्टेटमेंट दिया तो ऐसा नहीं कि उस पर्सन को लग रहा है कि अब मेरा डेथ होने वाला है तब वो स्टेटमेंट दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जरूरी नहीं है इंडिया में। उसको ये नहीं कि इस उम्मीद से नहीं दे रहा कि हाँ मेरा डेथ हो रहा है इसलिए मैं पहले स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो फिर मतलब ये रिलेवेंट माने, ये उसका उद्देश्य नहीं। ये उसने बस उसे नहीं पता कि उसका डेथ होने वाला है या कुछ, उसको कुछ नहीं पता, उसने कुछ स्टेटमेंट दिया, कुछ किसी तरह उसका डेथ हो गया तो माना जाएगा उस स्टेटमेंट को रिलेवेंट। तो यही इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ जो रिक्वायर नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में देना स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। और इसका जो नेचर होता है डाइंग डिक्लेरेशन का, ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। मतलब इसके सोल बेसिस पे किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है। अब हम लोग ये 3 टॉपिक हम लोग कवर कर लिए, एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन के थ्रू। अब आपके प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, उसको मैं देख लेती हूँ। प्रीवियस ईयर जैसे पिछले साल जो AIB का एग्जाम हुआ था उसमें आपका BA से आया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों आया है। इस बार भी दोनों आएगा। उससे पहले जो भी कंडक्ट कराए गए हैं एग्जाम तो उसमें सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट ही आया था, क्योंकि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये 2023 का एक्ट है, तो उससे पहले क्वेश्चन है नहीं। तो जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट पे है, तो मैं उसी को देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन है जो आपके पिछले साल का था जो आपका BSA से भी रिलेटेड है। इसमें पैनिक होने का जरूरत नहीं है। BSA और इंडियन एविडेंस एक्ट में ज्यादा कुछ, बस सेक्शन का डिफरेंस, चीजें सेम ही है ऑलमोस्ट, बस सेक्शन थोड़ा सा आगे पीछे है। तो वो आप लोग के ये ओपन बेयर एक्ट एग्जाम है, तो बेयर एक्ट तो आप इंडियन एविडेंस का और BSA दोनों का ले ही जाइएगा। अगर आप BSA में वो भी सर्च कर लेते हैं तो आपको पीछे इंडियन एविडेंस में आप पता कर ही पाइएगा कि हाँ सेम इंडेक्स में या कहीं भी ये चीज अगर BSA में यहाँ है तो एविडेंस में कहाँ है। इसके लिए कोई पैनिक नहीं होना है। BSA भी अगर आप जाने हैं तो एविडेंस कर लीजिएगा, इतना कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच वर्ड इज इंसर्टेड इन सेक्शन 22 ऑफ BSA दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन सेक्शन 24 ऑफ द एविडेंस एक्ट। सेक्शन 24 में ऑफ एविडेंस एक्ट में क्या था, वही जो आपने सेक्शन 22 ऑफ BSA में, 22 ऑफ BSA में है इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस वाला सेक्शन है, उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो 20 जो वर्ड था इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, तो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 में ये वर्ड कोअर्सन ऐड नहीं किया गया था, जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोअर्सन वर्ड को ऐड किया गया है। और यही पूछ रहा है कि कौन से वर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 में नहीं थे, तो ये वर्ड नहीं थे। आई होप क्लियर होगा ये चीज। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। ये सिंपल है, इंडेक्स से क्वेश्चन है, या आप इंडेक्स के थ्रू इसको कर सकते हैं कि कौन कोर्स ऑफ बिजनेस से। मैं पहला क्लास में मैं बताई भी थी कि कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड फैक्ट कब रिलेवेंट होंगे और ये कौन से सेक्शन में है, तो ये सेक्शन 14 है। ये इंडेक्स का बहुत इजी क्वेश्चन है, सेक्शन वाइज वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, ढूंढना बहुत आसान है इसे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए जो है एक्यूज है बी को मारने का,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर एज रिलेवेंट, कौन सा इसमें से फैक्ट जो हैगा रिलेवेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस के द्वारा कौन सा इसमें फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन से रिलेवेंट नहीं है। तो फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन ये रेस रजिस्टर है, तो रेस रजिस्टर आपका BSA में सेक्शन 4 में है और इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन 6 में दिया गया है। तो कौन सेम पार्ट मतलब पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, ये आपको इसमें से ढूंढना है कौन नहीं है। तो पहला है whenever said by A और B at the time of beating, मारते वक्त A और B के द्वारा जो बात कही जाएगी तो ये तो माना जाएगा कि पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। उसके बाद 2 है A और B एट द टाइम ऑफ बीटिंग, मारते समय अगर जो भी कुछ वो कह रहा है या कर रहा है वो भी रिलेवेंट होगा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन में। उसके बाद अगर कोई उसके पास वहाँ पे जहाँ पे उसको मार रहा था वहाँ पे कोई खड़ा है, उसके पर्सन के द्वारा कुछ कहा जाएगा तो वो भी रिलेवेंट होगा। तो ये देखिए ये होगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें इररिलेवेंट बोल रहा है, कौन नहीं कंसीडर किया जाएगा रिलेवेंट। तो ये है whenever said by A और B a day before the day of beating, मारने के एक दिन पहले कहता है तो ये रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, ये आपका आंसर होगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है। तो ये देखिएगा इसमें होगा एडमिशन आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर एडमिटेड, ये तो गलत है क्योंकि अभी मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 25 में बताइए आपको कि एडमिशन जो होता है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है बट वो स्टॉपल की तरह काम करता है, ये सेक्शन 25 में है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आप स्टेटमेंट को एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये है जैसे एडमिशन में ऑपरेट एज ए स्टॉपल, तो ये तो सही है। कन्फेशन ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग, ये भी सही है। ऐसे करके स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। देखिए ये भी बताई थी कि कन्फेशन जो होता है ओरल रिटन में भी दिया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो आपका सही जो आंसर होगा ये होगा कि एडमिशन आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर एडमिट, ये कंक्लूसिव नहीं होता है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल। तो हियरसे रूल का एक्सेप्शन होता है 32(1), ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो डाइन डिक्लेरेशन को कवर करता था, बताता था, जो हमारे BSA में सेक्शन 26 के 1 में है, और ये हियरसे का एक्सेप्शन माना जाता है। हियरसे होता है कि मतलब किसी थर्ड पर्सन के द्वारा सुना गया जो स्टेटमेंट हो रिलेवेंट नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिलेवेंट माना गया है। अब है क्वेश्चन, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज वन ऑफ द पार्टीज टू द सूट डिपेंड्स अपॉन द लायबिलिटी of a stranger to the suit, then an admission by the stranger in respect of his liability shall be an admission on the part of that person who is the party to the suit. In it has been so provided under which section of Indian Evidence Act 1870, ये कौन से इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में प्रोवाइड दिए गए हैं। तो ये आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 19 में दिया गया था, जो आपके BSA का सेक्शन 17 में है। जो इंडियन एविडेंस में सेक्शन 19 में था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 17 में दिया गया है। अब है 7th क्वेश्चन, जुडिशियल एविडेंस मींस, मतलब जुडिशियल एविडेंस क्या है। तो ऑप्शन 1, एविडेंस रिसीव बाय कोर्ट इन प्रूफ ऑफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा, एविडेंस रिसीव बाय पुलिस ऑफिसर, एविडेंस रिसीव बाय होम डिपार्टमेंट, एविडेंस रिसीव बाय ट्रिब्यूनल। तो कौन सा है जुडिशियल एविडेंस। तो जुडिशियल कोर्ट के सामने दिया गया एविडेंस उसको जुडिशियल एविडेंस बोला जाएगा। तो पहला होगा कि एविडेंस रिसीव बाय कोर्ट इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट, फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो भी एविडेंस कोर्ट में दिया जा रहा है वो जुडिशियल एविडेंस होगा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मैंने आपको इंडेक्स में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बताया था डॉक्यूमेंट क्या है। आप पहला वाला सेशन जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उसमें मैं इसको एक्सप्लेन की हूँ, आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। इसमें बोला कि डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कौन नहीं है। तो देखिए इंस्क्रिप्शन है, मैप भी है, कैरिकेचर भी है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा क्योंकि ये सारे वर्ड जो है इंक्लूड है। ये आपका सही आंसर होगा।
ninth number, under which of the following provision of the Indian Evidence Act 1872 dying declaration may be admitted as evidence? Dying declaration एडमिटेड होगा एज एन एविडेंस, ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? तो ये इंडियन एविडेंस से पूछा है, इसलिए सेक्शन 32 होगा। लेकिन हमारे बीएसए में ये सेक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाया है डाइंग डिक्लेरेशन का, ये सेक्शन 26 में दिया गया है। तो यहाँ अगर इंडियन एविडेंस एक्ट है तो 32 एंड बीएसए तो 26। चलिए, तो आज हम लोग पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैं बताई कैसे क्वेश्चन आएगा। तो होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को कैसे वेयर एप से सर्च करना है क्वेश्चन, या कैसे अटेम्प्ट करने हैं। होपफुली हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस सेशन से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दे सकते हैं, ताकि इस सेशन को और बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।